राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। आप लोग यहाँ पे क्या करते हो? बेसिक चीज दो लाइन में बताया। अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? हाँ ठीक है, बोलो बोलो, गलत नहीं बोलोगे तो चलेगा, लेकिन अलग अलग बात नहीं करना, गलत बोलोगे तो चलेगा, ठीक है ना? और गलत बोलना भी चाहिए। जब हमको गलत पता लगता है तो हम सही चीज हमको पता लगता है। गलत बोलने में डरना नहीं है, लेकिन अलग अलग बातें करने से बचना चाहिए, ठीक है? ठीक बोली उन्होंने, खुशी बोली उन्होंने, सुना आप लोगों ने ना? खुशी मिलती, ठीक है। लेकिन आप पढ़ने बैठे तो पहले क्या सोचते हो? आपके अंदर क्या आता है? पहले सबसे पहले क्या आता है? विचार आता है ना। सबसे पहले तो विचार आएगा। जब तक विचार ही नहीं आएगा तो आगे कैसे बढ़ोगे आप? खाने का विचार, सोने का विचार, पढ़ने का विचार, ठीक है ना? तो ये तो हम करते हैं कार्यक्रम की विचार क्रांति। हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक हम सिर्फ विचार करते हैं, ठीक है ना? तो विचार का मतलब क्या होता है? सकारात्मक चिंतन को रचनात्मक कार्यों में लगा रहे हो आप। एनएसएस कैंप में जो आए हो, है ना? आपके साथ स्कूल में और भी बच्चे हैं, सब लोग तो नहीं है। आपका सिलेक्शन हुआ, आप यहाँ पे आए, बहुत खुशकिस्मत हो, ठीक है? मैं भी एनसीसी में रहा हूँ, एनएसएस में रहा हूँ, और शायद इसीलिए मैं यहाँ पे पढ़ा हूँ, ठीक है ना? क्यों पढ़ा हूँ? क्योंकि मैंने सीखा है एनएसएस से कि सेवा करना। इसका नाम ही है राष्ट्रीय सेवा योजना, ठीक है? तो आपकी जो सकारात्मक चिंतन है उसको आप रचनात्मक कार्यों में लगाते हो, है ना? भ्रमण के लिए जाते हो, योगा करते हो, खाना बनाने का हेल्प करते हो, अपने कपड़े खुद धोते हो, है ना? बहुत से लोग इसमें घर में सब काम नहीं करते, लेकिन यहाँ पे करने में मजा आता है। अभी आप लोग अगर किसी से लड़ते भी होंगे ना, जिस दिन छुट्टी होगी आपकी यहाँ से 7 दिन के बाद, तो आपके आंखों में आंसू होगा। भले आप आपस में लड़ रहे हो, लेकिन जिस दिन आपको जाना होगा विदाई वाले दिन, देखना आपके सबके आंखों में आंसू होगा, आपको एक दर्द होगा। इतना हम आपस में जुड़ जाते हैं कि एक दर्द हो जाता है, ठीक है ना? तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला जो इसमें स्लाइड है, रचनात्मक आंदोलन। मैंने क्या कहा? अपने सकारात्मक सोच को रचनात्मक चीजों में लगाना। तो रचनात्मक चीजें होती क्या है? जब आप स्कूल पढ़ लोगे, कॉलेज पढ़ लोगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है मुझे। आपके पास खाली टाइम बहुत रहेगा, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि मैं करूं क्या, ठीक है? ये जो हमारा टॉपिक है, इसमें आपको बहुत सीखने के लिए मिलेगा कि आपको करना क्या चाहिए, ठीक है? इसमें 7 कौन से आंदोलन है? पहला क्या है? पढ़ते जाओ। सेकंड शिक्षा, थर्ड स्वास्थ्य, फिर सातवां दुर्नीति एवं ये 7 आंदोलन है। अब ये बताओ, आप शिक्षा किस लिए ग्रहण कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए कर रहे हो? स्वास्थ्य अगर अच्छा होगा तो किसका अच्छा होगा? आपका पर्सनल होगा। पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे तो किसको फायदा होगा? आपको फायदा होगा। स्वावलंबन का मतलब जब कल आप नौकरी करोगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे, तो इससे किसको फायदा होगा? आप जिंदगी भर देते हैं, इसलिए देवता तुल्य होते हैं। तो जब हम देवताओं से ले रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी किसी को दें। तो क्या दें? आपके पास अभी क्या है? पैसा है क्या आपके पास? नहीं है। आपके पास जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है? समय। आप सबके पास जो सबसे कीमती चीज है वो समय है। अब उस समय को कहाँ लगाएं, ये आपको सीखना है, इसके ट्रिक सीखने हैं, ठीक है? ये है जेम्स एडिसन। जानता है इसके बारे में? जेम्स एडिसन के बारे में? ये अमेरिका के एक मजदूर थे। जब ये काम में जा रहे थे, इनका एक्सीडेंट हो गया। इनका जब नींद खुला तो एक हॉस्पिटल में थे। जब इनको होश आया तो इनको पता चला कि लोगों ने 14 बॉटल खून दिया, तब जाकर के इनकी जिंदगी बची। इनको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मजदूर थे, पढ़े लिखे नहीं थे। इनको लगा कि लोगों ने मेरे लिए खून क्यों दिया, मुझे बचाने की क्या जरूरत थी, ठीक है? तो डॉक्टर ने बताया कि हम ब्लड डोनेट करके किसी की जान बचा सकते हैं। तो ये मजदूर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने संकल्प किया कि मैं अब से जिंदगी भर जब तक मैं जीऊंगा तब तक मैं ब्लड डोनेट करूंगा। और इनका जो ब्लड का ग्रुप था वो एकदम रेयर ग्रुप था। एक ऐसा ग्रुप था जिससे एक इंजेक्शन से बच्चों की जान बच जाती थी। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता के ब्लड ग्रुप अपोजिट होते हैं, उन बच्चों का जब जन्म होता है तो या तो जन्म होते ही मर जाते हैं या कोख में ही मर जाते हैं। अगर इनके ब्लड का एक इंजेक्शन उनको लगा दिया जाता तो वो उन बच्चों की जान बच जाती थी। इन्होंने पूरे लाइफ में 30,000 यूनिट ब्लड डोनेट किया, ठीक है? और 30 लाख लोगों की जान बचाई, ठीक है? ये अमेरिका के हीरो बन गए। इनको जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका के जितने बड़े बड़े सिविल अवार्ड्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न होता है, उस लेवल का इनको अवार्ड दिया गया। अनपढ़ थे, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा संकल्प कि मैं ब्लड डोनेट करूंगा, लोगों की जान बचाऊंगा, ये हीरो बन गए। तो इन्होंने क्या किया? जिंदगी में क्या किया? ब्लड दिया। तो ये बहुत बड़े देवता है धरती के, जिन्होंने लोगों की जान बचाई, ठीक है ना? इसलिए हम इनको देवता बोलते हैं।
ठीक है, इनका नाम है जेम्स हैरिसन। ठीक है, अब यहाँ पे कहाँ कर रहे हैं, भगवान की किए। अच्छा, भगवान की जब उपासना करते हो तो आपको इसके बदले क्या मिलता है? क्या आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं वो? क्या आपको खाना ला के देते हैं? क्या आपको गाड़ी देते हैं भगवान? भगवान के पास सबसे बड़ी चीज क्या है जिसके लिए हम उपासना करते हैं? क्या है ईश्वर के पास जो और किसी के पास नहीं है? बताओ। आज एकदम क्लियरली समझ लिया, भगवान के पास सिर्फ शक्ति है, सिर्फ एनर्जी है। भगवान से हम शक्ति मांगते हैं, एनर्जी मांगते हैं। जिस दिन हम उपवास रखते हैं, खाली पेट रखते हैं, उस दिन हम बहुत एनर्जेटिक लगता है, लेकिन खाना नहीं खाते क्योंकि भगवान से एनर्जी मिलती रहती है। तो हम उपासना किसकी करते हैं? ईश्वर की करते हैं, है ना। उनसे क्या प्राप्त करते हैं? शक्ति प्राप्त करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब उपासना कैसे करते हैं बताओ, कौन कौन से तरीके उपासना करने के? उपवास रखते हैं और उपासना करने के दो तरीके हैं, एक है ध्यान, दूसरा जप। ध्यान का मतलब आप सुने होंगे ना, आपके घर में आपके मदर फादर होते होंगे, बेटा ध्यान से साइकिल चलाना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से आना, ध्यान से खाना, ध्यान से आता है ना बार बार। तो आप लोग ये लेक्चर कितने ध्यान से सुन रहे हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सब लोग अपना ये वाला उंगली उठाओ, ऐसे उठाओ, सभी लोग उठाओ, सब लोग उठाना है ऊपर ऐसे, डर डर के अच्छे से ऐसे। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? उंगली को अपने ठुड्डी पे रखना है, धीरे धीरे लाते जाओ नीचे, लाते जाओ, लाते जाओ, रखो। देखो कहां पे रखो अपना उंगलियां, कितने हो गए अपने ठुड्डी पे रखा है? एक और दो। ठीक है ना? क्यों नहीं रखा आपने ठुड्डी पे? मैंने तो ठुड्डी पे रखने के लिए कहा था। आप लोगों ने कॉपी जो यहाँ पे रखी है, ठुड्डी है क्या? नहीं है, ऐसे ही होता है। इसीलिए आपके क्लास में 50 बच्चे होते हैं, लेकिन टॉप को ये करता है क्योंकि पूरी बातें पूरे क्लास को ध्यान से सुनता है। ठीक है, जिन्होंने ठुड्डी पे रखा वो समझ गए कि ठुड्डी पे रखना है, दूसरा ने बोल दिया, लेकिन बाकी लोगों ने क्या किया? कॉपी किया। ऐसे ही हमारे लाइफ में भी होता है, हम दूसरे को कॉपी करते रहते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। ठीक है ना? दूसरी चीज क्या है? साधना। साधना हम किसकी करते हैं? साधना हम अपनी करते हैं। आप लोग यहाँ जो कर रहे हो साधना है, आप लोग जो स्कूल में पढ़ाई करते हो साधना है, जो स्पोर्ट्स गेम वाले हैं तो स्पोर्ट्स में जो ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हो साधना करते हैं, म्यूजिक की साधना करते हैं, है ना, पढ़ाई की साधना करते हैं। साधना करके आप कैसे बनते हो? प्रतिभावान बनते हो, है ना, तभी तो आपकी प्रतिभा का पुरस्कार मिलता है आपको। तो साधना हम करते हैं अपनी, ठीक है, हम प्रतिभावान होते हैं। तो उपासना करके शक्ति प्राप्त किया, प्रतिभावान होकर साधना करके अब दोनों को कहां लगाना है? अपनी समय और प्रतिभा को कहां लगाना है? रास में लगाना, उसको बोलते हैं आराधना। आगे समझ में? उपासना किसी की है? ईश्वर की। साधना किसी की? अपनी। और आराधना किसी करते हैं? रास या समाज की। जैसे आप लोग यहाँ जो कर रहे हैं अपना घर बार छोड़ के, ये आराधना है, क्योंकि आपने घर त्याग कर, सब कुछ त्याग करके यहाँ पे मेहनत कर रहे हो, ये रास की सेवा कर रहे हो, इसको आराधना बोलते हैं। ठीक है? साधना से आपको क्या क्या लाभ होगा? ऐसा नहीं कि साधना करने से कुछ लाभ, बहुत लाभ है बच्चों। क्या क्या लाभ है? स्मरण शक्ति का विकास होगा, आपका याददाश्त खूब बढ़ेगा, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे, किसी भी विषय में ध्यान जल्दी लगेगा, मनन एवं चित्त शांत रहेगा, सकारात्मक चिंतन बढ़ेगा, वाणी मधुर एवं संतुलित होगी, आत्मविश्वास और आत्म विकास होगा, कल्पना शक्ति, विश्लेषण शक्ति, चिंतन शक्ति, सारी शक्तियां जो है भगवान से मिलती है, ये सब बढ़ने लगती है, क्योंकि शक्ति हमको भगवान देते हैं। ठीक है? दूसरा है शिक्षा। अब यहाँ पे लिखा है शिक्षा और विद्या का समन्वय। बताओ शिक्षा कहाँ से प्राप्त होता है, विद्या कहाँ से प्राप्त होता है? क्या अंतर है दोनों में? शिक्षा कहाँ से मिलती है? स्कूल से। और विद्या कहाँ से मिलती है? बताओ, वो भी स्कूल से मिलती है? बताओ, अच्छे से बताओ। कहीं से भी मिलता है। जैसे एग्जाम्पल किताबों से, पढ़ों से, वेरी गुड। और ताली बजाओ जरूर एक बार होगा। देखो विद्या जो होती है वो हमको अपने गुरुओं से मिलती है, महापुरुषों की जीवनी पढ़ने से मिलती है और प्रकृति से भी मिलती है। आपको विद्या कहीं से भी मिल सकती है। जैसे आप यहाँ से बाहर जाओगे, कोई छोटा बच्चा गिरा पड़ा है मान लो, उसको देख के आप निकल जाओगे क्या आगे? नहीं, जाके हेल्प करोगे। किसी ने उसका ट्रेनिंग दिया था क्या आपको? नहीं दिया, वो आपके अंदर से आया, इसका मैं मदद कर देता हूँ, यही विद्या है। ठीक है? शिक्षा प्राप्त करके आप भव्य हो सकते हो, आप गाड़ी, घर, मोबाइल जो खरीदना है, बहुत पैसे वाले भी हो सकते हो, लेकिन जब विद्वान हो जाओगे, विद्या ग्रहण करोगे तो आप दिव्य हो जाओगे, आपकी लाइफ दिव्य हो जाएगी। ठीक है ना? शिक्षा ग्रहण पे आतंकवादी भी करता है कि नहीं करता? इतने आतंकवादी कैसे हैं? सब बहुत पढ़े लिखे हैं, हमसे भी ज्यादा पढ़े लिखे रहते हैं, लेकिन उनका काम कैसा रहता है? विध्वंस का रहता है।
वो आतंकवादी क्या करते हैं, बम चलाते हैं, गोली चलाते हैं, लोगों को तंग करते हैं। लेकिन क्या एक विद्वान आदमी कर सकता है ऐसा? कोई संत ऐसा करता है? कोई महापुरुष ऐसा करता है? नहीं करता। तो शिक्षा और विद्या का समन्वय का इतना ही मतलब है कि आपको जब भी, जैसे मैं आपको बोलूं बेटा उसको मार के आ जाओ, आप ऐसे किसी को बुला के उसको मार के आओ, आप जाके मार दोगे क्या पता से? क्या लगेगा? डर लगेगा, मैं क्यों मारूं? आपको मैं चाकू पकड़ा देता हूं और डोर उसको मार के आ जाओ, आ सकते हो? कोई ना कोई चीज रोकी है आपको। क्या चीज रोकती है? विद्या रोकती है। अगर किसी चीज को चुराने की बारी आती है, इसको चुरा लेते हैं, तो मन में डर आता है, वो डर आपको रोकता है कि मत कर। अगर कोई दोस्त आपको गलत चीजों को खींचता है आपको, तो पहले आपको एक डर पैदा होगा कि नहीं मुझे नहीं करना है, ये काम गलत है ना? जो चीज आपको रोकता है गलत काम करने से, वही विद्या है। और दोनों का समन्वय करोगे आप, तो शिक्षा और विद्या का समन्वय हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चित्र देख रहे हो आप, यहाँ पे डिवाइन वर्कशॉप जैसा आपका ऐसा ही है, और यहाँ पे तो देख रहे हो अनाथ बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं है। इनको आप जैसे जो बच्चे हैं थोड़ा सा समय निकालकर हर संडे को 2 घंटे जाकर के पढ़ाते हैं। उससे क्या होता है? उनका व्यक्तित्व का विकास होता है। आप भी अपने घर के आसपास जो छोटे बच्चे होंगे उनको फ्री में पढ़ाना है। साधना मतलब क्या होता है? कोई चीज सेवा का मतलब होता है निस्वार्थ सेवा। जैसे आप लोग सेवा करते हैं गांव में जाके, वो निस्वार्थ है, उसके बदले पैसा नहीं मिलता है, तो निस्वार्थ सेवा को एक्चुअल सेवा बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, विद्यालय में क्या होना चाहिए? ज्ञान साधना का केंद्र होना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो गया? व्यवसाय का केंद्र हो गया। सिर्फ पैसा ले रहे हैं, फीस दे रहे हैं, उस लेवल का एजुकेशन नहीं मिल रहा है। शिक्षक को क्या होना चाहिए? ज्ञानदाता होना चाहिए, लेकिन अभी एम्प्लॉय बन के रह गए हैं। अभिभावक को कैसा होना चाहिए? बच्चों को योग्य संस्कार बनाने के अभिलाषी होते हैं। माता पिता सोचते हैं स्कूल में डाल देते हैं, हमारा बच्चा बहुत अच्छा स्मार्ट बन के बहुत मतलब पढ़ा लिखा होकर निकलेगा, लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अभी क्या हो रहा है? मतलब व्यवसाय वो कैसे गए? वो बच्चों को बिना श्रम के मोटी रकम कराने वाला मशीन बनाना चाहते हैं। जैसे हम लोग फल खाते हैं, उसको समय से पहले ही तोड़ दिया जाता है, और तोड़ के उसको क्या करते हैं? पकाया जाता है ना, गैस में या केमिकल डाल के उसको मार्केट में उतार दिया जाता है। वो फल लाभदायक है कि हानिकारक है? वैसे ही माँ बाप आजकल बच्चों को बनाना चाहते हैं, बस पैसा फेंक देते हैं, कोचिंग में डाल दिए, ट्यूशन में डाल दिए, उनको लगता है बच्चे का रूटीन बना हुआ है, स्कूल से आया बच्चा बैग उठाया, फिर कोचिंग चला गया, फिर आया, फिर सो गया। क्या ऐसे बच्चे बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। जब तक बच्चे के अंदर से इंस्पिरेशन नहीं आएगा, अंदर से नहीं आएगा कुछ ये करना है, तब तक वो पढ़ाई का कोई काम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो ये जो देख रहे हो हम लोग ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास चलाते हैं, मैं हम सब मिल करके मेरी क्लिनिक है, वहाँ पे जो वेटिंग एरिया है वहाँ पे हर संडे को कुछ बच्चे आते हैं। उन बच्चों को हम ऐसे ही जैसे आपको दे रहे हैं ऐसी फ्री क्लासेस लगाते हैं उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। आप भी अपने आसपास के बच्चों को, छोटे बच्चों को, जो आप लोग 11 12 के हो ना, तो काफी जो छोटे बच्चे उनको ऐसा ज्ञान दे सकते हो, गाइडेंस दे सकते हो, उनके सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हो। इससे आपका डेवलपमेंट होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा आपका। ठीक है, यही जो चीजें हैं कि हमको जानना है कि हम किस क्षेत्र में क्या करना चाहिए। ठीक है, और एनएसएस के छात्रों को तो बिल्कुल जानना चाहिए। ठीक है, तीसरा जो आंदोलन क्या है? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, अच्छा मेरे को बताओ कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? स्वच्छता और साफ सुथरा रखना आसपास, योगा, वेरी गुड, और खाना, खान पान मतलब एक अच्छा सा बैलेंस डाइट। चलो यहाँ पे आपके कैंप लगा है तो 2-3 दिन रुक जाते हैं, वो आपको बैलेंस डाइट खिलाएंगे, योगा कराएंगे, पूरा साफ सफाई भी कर देंगे दिन रात। ठीक है, लेकिन सोने नहीं देंगे आप, फिर क्या होगा? तबीयत खराब हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? स्वस्थ रहने के लिए सोना या आराम भी नहीं जरूरी है, जितना कि आपका योगा, स्पोर्ट्स या खाना। तो कभी भी 3 चीज बताना कि एक्सरसाइज, योगा या स्पोर्ट्स के दूसरा बैलेंस डाइट, दूसरा नींद या आराम, ये हमारे स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है। WHO के साथ स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? कोई बताएगा? जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होगा वही स्वस्थ व्यक्ति। ठीक है, आध्यात्मिक शब्द को भी WHO ने जोड़ा है, पहले आध्यात्मिक शब्द नहीं था। आध्यात्मिकता का मतलब वही हो गया जो ध्यान बताया हमने। ठीक है, ध्यान मतलब क्या होता है? ध्यान करना है, ईश्वर को मानना, ईश्वर से शक्ति प्राप्त करना, वही व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ है। ठीक है, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे। आप सब 18 साल के जब हो जाओगे तो हमेशा कम से कम लाइफ में 2-3 बार ब्लड डोनेट जरूर करना, क्योंकि हमारे भारत में 1 लाख गैलन ब्लड की जरूरत होती है साल में, और उसकी मिलता है सिर्फ 50,000। ठीक है, तो 1 लाख इतनी आबादी होने के बाद भी लोग ब्लड डोनेट नहीं करते हैं, और उसके वजह से बहुत सारे लोग अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं, क्योंकि आज का युवा जागरूक नहीं है ब्लड डोनेशन को लेकर। ठीक है,
ये हो गया। हम लोग डॉक्टर हैं तो थोड़ा सा कैंप भी लगा लेते हैं, योगा भी करा लेते हैं। चौथा है स्वावलंबन। स्वावलंबन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे 3 पिक्चर देख रहे हो आप लोग। यहाँ पे एक लड़का गाड़ी धो रहा है, कुछ हेल्प कर रहे हैं किचन में, और यहाँ पे गार्डनिंग। ये तीनों पिक्चर विदेश के हैं, क्योंकि वहां पे 9th क्लास के बाद बच्चों को पॉकेट मनी बंद कर देते हैं। ठीक है, हमारे भारत जैसा देश जैसा नहीं है वहां पे कि शादी होने के बाद भी हम पैसा मांगते हैं अपने पापा से, वहां पे बंद कर देते हैं। फिर वो बच्चे क्या करते हैं, अपने आसपास में किसी का कोई गाड़ी देता है, कोई कुछ हेल्प करता है, खाना पकाता है, जो जिसको काम आता है, और वो भी काम करने से तो झिझकते नहीं है, शर्माते नहीं है। इसीलिए अमेरिका, फ्रांस जैसे देश के लोग हैं, वो कोई भी छोटा से छोटा काम करने में झिझकते नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, 12वीं के बाद हम ग्रेजुएशन कर लेंगे, बीए बीएससी कर लेंगे, ये सोचते हैं कि हम बहुत बड़े पढ़े लिखे हो गए, अब कोई काम करने से पहले हम झिझकते हैं, अरे यार ये मैं तो ग्रेजुएट हो गया, उसको कौन करेगा, वो काम में सम्मान नहीं है। किसी को होता है कि नहीं होता है? हम अपना तनख्वाह खुद ही तय कर लेते हैं, मेरे को 20,000 मिलेगा तो मैं काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, जबकि कितना स्किल्ड हूं मैं ये मेरे को नहीं पता है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी काम को करने में हमको शर्माना नहीं चाहिए, झिझकना नहीं चाहिए। ठीक है ना? कोई भी काम होता है, जब आप छोटे से काम से शुरुआत करेंगे तो काम बड़ा होता है। ठीक है? तो स्वावलंबन मतलब अपने पैरों पे खड़े होना। अब आप लोग के लिए स्वावलंबन क्या है? आप लोग स्टूडेंट होंगे तो आप लोग के लिए स्वावलंबी, आप लोग पैरों में नहीं खड़े होंगे तो आप लोग के लिए क्या है स्वावलंबन? अपने घर में जब सो के उठते हो तो बिस्तर ठीक करना है ना, वो स्वावलंबन है। अपनी जूठी थाली को अगर धो नहीं सकते तो जहां पे धुलता है वहां तक पहुंचाना, ये स्वावलंबन है। अपने घर का साफ सफाई रखना, ये स्वावलंबन है। अपने घर की गाड़ी धोना, अपने घर के गमले में पानी डालना, ये सब स्वावलंबन में आता है। स्वावलंबन तो मतलब सिर्फ अपने पैरों पे खड़ा होना नहीं है। अगर आप अपने घर में ही काम नहीं कर रहे हो तो बाहर कौन नौकरी देगा आपको? जब आप कल को जैसे यहाँ पे आए हो आप अभी है ना एनएसएस कैंप में, तो अपना काम खुद कर रहे हो कि नहीं? इसीलिए कि स्वावलंबन को आंदोलन बनाया गया है, ताकि आपको 7 दिन में जो आनंद आएगा अपना काम खुद करके, उससे आगे जाकर के आपको एक हैबिट हो जाएगा। देखना 7 दिन बाद जब यहाँ से जाओगे तो आपको देखना 8वें दिन खाली खाली लगेगा, क्योंकि आप अपना काम खुद कर रहे हो, वहां थोड़ा अजीब सा लगेगा घर में। ठीक है, तो अपना काम स्वयं करना, यही स्वावलंबन है। ठीक है ना? अब इसका डिटेल अपन ज्यादा नहीं जानेंगे। यहाँ पे एक और है, स्वावलंबन होने से आपको क्या फायदा है। जैसे परिवार एवं समाज में आपको सम्मान मिलता है। ठीक है, जैसे बहनों को क्या आता है, रंगोली बनाना, मेहंदी लगाना, ये सब भी है ना, ये सब भी क्या है, आपकी क्वालिटीज है, जिससे आपको रेस्पेक्ट होता है। लड़कों को बहुत सारा काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी का काम आता है, मंच सजाना, बहुत सारे काम ऐसे तो लड़कों को विशेष होते हैं और बहुत सी लड़कियों को विशेष होते हैं। उससे क्या होता है, समाज में श्रम का सम्मान होता है आपके। ठीक है, स्वावलंबन से आपका स्वाभिमान का जागरण होता है। जब आप अपने पैरों पे खड़े होते हो तो आप किसी पे डिपेंड नहीं होते हो। ठीक है ना? एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाऊं क्या? कोई भी एक आ जाओ आगे। जादू वाला क्या नाम है? लव। लव के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। लव आया, आगे इसके लिए ताली बजी कि नहीं बजी? सम्मान हुआ कि नहीं? कभी भी कोई बुलाता है तो तुरंत आगे आना चाहिए। आप ये मत सोचो कि मुझसे क्या कराएंगे, यही तो स्वावलंबन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दीवार में आपको अपना जो बाया वाला हिस्सा है, ये वाला, इसको पूरा दीवार पे टिका दो। ये पैर और हाथ दोनों ऐसे टिका दो। ठीक है, टिका दो, बाया पैर, हाँ टिका दो। अब आप चलने की कोशिश करो, ये वाले पैर को उठाने की कोशिश करो। टिका दे हाथ, क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब सोचो सिर्फ एक पैर एक हाथ को दीवार पे टिका दिए, उसका अगला पैर नहीं उठ रहा है। छोटा सा एग्जांपल है। तो सारा जीवन जब आप किसी पे परावलंबी बन के रहोगे तो आप क्या एक कदम भी आगे बढ़ सकते हो? नहीं बढ़ सकते। यही एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लॉ के लिए एक बार टोटल ताली बजाओ। दूसरों पर निर्भरता कम होती है। जब आप अपना काम खुद करने लग जाते हो तो आपको डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। घर में जैसे आपको एक गिलास पानी मिला है तो चिल्लाने की जरूरत नहीं, मम्मी पानी दो, पापा पानी दो, या छोटे भाई बहन चिल्ला रहे हो पानी ला पानी ला। आप खुद उठ के शुरू करो, देखना आपके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। छोटी छोटी चीजों से आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि आत्मविश्वास किसी मार्केट में नहीं मिलता। आत्मविश्वास बढ़ाने का काम आपका खुद का है और वही आपको उठाएगा। ठीक है, बैलून जब ऊपर उड़ता है तो किसके बदौलत उड़ता है? उसके अंदर जो गैस भरी हुई है उसके बदौलत उड़ती है ना, जो हल्की गैस होती है। अगर उसको निकाल दें तो क्या होगा? व्यक्तित्व में शालीनता है कि जिससे राष्ट्र आत्मनिर्भर होगा। आपका व्यक्तित्व निखरेगा जब आप ऐसे काम करोगे। जैसे भी लॉ सामने आया, सब लोगों ने इसको देखा, अब आपको हमेशा याद रहे कि लॉ सामने आया था, प्रैक्टिकल के माध्यम से वो सबके नजरों में आया कि नहीं आया? हो गया नहीं? तो शालीनता बढ़ी कि नहीं बढ़ी? यही होता है। ठीक है, पांचवा है पर्यावरण। अच्छा,
अच्छा ये बताओ जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है जिंदा रहने के लिए? ऑक्सीजन या वायु। दूसरे नंबर पे क्या है? जल। और तीसरे नंबर पे भोजन। अब आप मेरे को बताओ सोचने का क्रम कैसा है हमारा? जब हम सुबह सो के उठते हैं तो सबसे पहले किसके बारे में सोचते हैं? भोजन के बारे में सोचते हैं। दूसरा किसके बारे में सोचते हैं? पानी के बारे में। और तीसरा वायु के बारे में कोई सोचता है क्या? कोई नहीं सोचता। और अभी पिछली बार कोरोना आया और लाखों लोग तो निकल के चला गया, वो आगे चला गया नहीं, कितने लोग मारे गए। और पता है क्यों मारे गए? वो ऑक्सीजन की कमी से मारे गए, बीमारी की वजह से नहीं मारे गए, तो ऑक्सीजन नहीं मिला इसलिए वो मारे गए। तो ये हमारे लिए प्रकृति का एक संदेश था कि ऑक्सीजन कितना वैल्यूएबल है, एक वृक्ष का कितना महत्व है, ये हमको समझा के गया। अगर हम फिर भी नहीं समझेंगे, है ना, वो क्या होगा कि हमारी भूल होगी और आने वाले समय में ना जाने वैसे कोई बड़ी बीमारी आ जाए और पूरी मानवता को ही खत्म करने के चक्कर में हो। कहने का मतलब है हमको सीख लेना चाहिए, जो भी घटनाएं घटती है उससे सीख लेना चाहिए, ठीक है। और 500 करोड़ पेड़ लगाए जा रहे हैं, कितना डिफरेंस है? 1000 का डिफरेंस है, ठीक है। भारत में प्रति व्यक्ति सिर्फ 28 पेड़ है, एक व्यक्ति के पीछे 28 पेड़ है। और कनाडा जैसे छोटे देश में कितना 10,163 पेड़ है। सोचो कितना फर्क है। जबकि कनाडा तो छोटा सा देश है और हमारा देश कितना बड़ा है, वहां पे प्रति व्यक्ति 28 पेड़ है, ठीक है, याद रखना। एक पेड़ हमें 230 लीटर ऑक्सीजन देता है पर डे, ठीक है। एक व्यक्ति को कम से कम 3 पेड़ लगाना चाहिए और 30 पेड़ बचाना चाहिए। आपके साथ कोई पेड़ काटता है फिजूल का, तो उसको जाके प्रेरणा दो कि आप पेड़ काटो, ठीक है, काम है आपको, लेकिन उसके बदले पेड़ लगाना चाहिए, इसके लिए इसको प्रेरित करना है, ठीक है। यहाँ पे एक बुजुर्ग दिख रहा है बैठे हुए डंडा लेके, इसकी एक कहानी है। जब आपका जन्म हुआ तो सबसे पहले इस झूले पे झूले खाया लगा लकड़ी का। फिर जब चलना शुरू किया जो गाड़ी थी किसकी थी? लिखने की पेंसिल किसकी थी? अभी आप जिससे बैठो सब काहे का हो गया है? स्टील का हो गया है, क्योंकि पेड़ खत्म हो गया। नहीं तो ये सब हम जब पढ़ते थे तो लकड़ी का हुआ करता था। आपका जो बेड है, आपके घर में सोफा, डाइनिंग टेबल, खिड़की, दरवाजा सब किसके होते हैं? मतलब लकड़ी हमारे जीवन में साथ साथ चलता है। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारा सहारा कौन बनता है? लकड़ी बनता है, डंडे के ऊपर बनता है, ठीक है। और जब हम मर जाते हैं तो क्या होता है? हमसे पहले पेड़ कटता है, पहले कट के सूखता है, सूखने के बाद वो शमशान जाता है हमसे पहले और अपनी गोद में रख के हमको मुक्त कर देता है। इतना हमारी पेड़ हमारे साथ किस समय तक रहता है? जन्म से लेकर मृत्यु तक। इसलिए पेड़ को काफी महत्व हमको देना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए और उसको बचाना चाहिए, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हो? अपने घर में गमलों में पौधा लगाकर पानी डाल सकते हो, ठीक है। जो फल खाते हैं उसके बीज को धोकर संग्रहित कर उसको कहीं में लगा सकते हो। स्कूल में पानी की बोतल अगर बचती तो उसके पेड़ में डाल सकते हो, है ना। जितना पानी पीना है उतना ही निकालना चाहिए, ठीक है। इंडोर पौधों को घर पर लगाकर दोस्तों से आदान प्रदान कर सकते हो, ठीक है। प्लास्टिक को ना कहें और औरों को प्रेरित करें। बिजली का सदुपयोग करें। सड़क पे अगर रेड लाइट गाड़ी है तो बंद कर दें। अगर नल चलता हुआ है उसको नल चलता हुआ न छोड़े और पक्षियों के लिए छत पर पानी का वो रखें, है ना, चपोर रखें। कचरा जो है हमेशा डस्टबिन में डालें। ये 6वां आंदोलन है ना, नारी जागरण। नारी जागरण का आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? बताओ। अपने अधिकार के लिए। और अभी जब हम पेपर पढ़ते हैं सुबह तो क्या पढ़ते हैं? उसमें किसी के साथ बलात्कार हो रहा है ना, मतलब गलत हो रहा है, कोई आत्महत्या कर रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो नारियों और भारत माता की नारियों की स्थिति। यहाँ पे 2 पिक्चर दिख रहे हैं आपको, है ना। देखो यहाँ पे 2 पिक्चर दिख रहे हैं। यहाँ पे आध्यात्मिकता वाला फोटो है और यहाँ पे ड्यूटी वाला फोटो है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ में एक फोटो है, ठीक है। इस पिक्चर में क्या देख रहे हो आप? कि भारत में नारियों का इतिहास कितना गौरवशाली था, है ना, बहुत गौरवशाली था। खराब इसलिए नहीं थी, नारियों का सम्मान ज्यादा था। आज ऐसे लोग बोलते हैं कि नारियों को पर्दे करके, ऐसा नहीं था पहले। नारियों का सम्मान बहुत गौरवशाली था, ठीक है। इस पिक्चर में देखो, परिचित हो आप लोग? कैसे परिचित हो? कल्पना चावला से लेकर सारे लोग हमारे हीरो बने हैं, ठीक है। अब लेकिन इसी का एक और परिदृश्य है, देखो ये क्या है। वो 2 पिक्चर काफी अच्छे लगे होंगे। इस पिक्चर में देखो क्या क्या है? सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, हत्या, बलात्कार, ये नारियों से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, ठीक है। वर्तमान में सबसे ज्यादा बुराई क्या है जो हो रही है?
कन्या भ्रूण हत्या, है ना? कन्या का इंजेक्शन होता है, सोनोग्राफी करके पता कर लेते हैं और उसको भ्रूण को वहीं खत्म कर देते हैं पेट। तो ये सबसे बड़ी कुप्रथा है आज के कलयुग, आज के समाज की। ठीक है, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में तो ब्रीड रेशियो बहुत अच्छा है, लेकिन और अगर दिल्ली या हरियाणा पंजाब के तरफ जाओगे वहाँ पे दोनों का रेशियो बदल गया है, दोनों गड़बड़ हो चुका है। ठीक है ना? विद्यार्थियों को नारियों के प्रति क्या करना चाहिए हम जान लेते हैं। विद्यार्थी अपने माता पिता और बहनों का सम्मान करें। ठीक है, क्लास में पढ़ने वाली छात्राओं का सहयोग एवं सम्मान करना है। सार्वजनिक जगहों पर उनकी सुरक्षा करें। बस एवं ट्रेन में सीट के लिए प्राथमिकता दें। गलती एवं भद्दी गालियों को प्रयोग न करें। अपनी माता के त्याग और समर्पण का सम्मान करें। ये नारी जागरण का थोड़ा सा अपने को इस प्रति सोचना है, चिंतन करना है आपको कि माँ के प्रति, और अपनी माँ को हमेशा रेस्पेक्ट करना है। तो सुबह जल्दी सबसे पहले सो के उठिए और रात में सबसे लेट वो सोइए। ठीक है, इसके बाद जो 7वां आंदोलन है, इसीलिए मैं डॉक्टर पीएस सावकर को बुलाऊंगा, जो आपका 7वां नशा मुक्ति के क्षेत्र में सर बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, करीब 15 साल से सर इस लाइन पे काम कर रहे हैं।